आज का वीडियो होगा फुल डीसी क्रीचर कमांडोज एपिसोड 3 पर। इसमें बहुत सारे ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस हैं। और हाँ, जस्टिस लीग और सुपरमैन का कुछ ज्यादा स्टफ आ रहा है डेविड कॉरेंसवेट वाले सुपरमैन के साथ। मुझे पता है आपको इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्या सुपरमैन को मार डालेंगे जब वो इंट्रोड्यूस करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली ये फ्लैश फॉरवर्ड है जो कुछ फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करता है और वो इसको अवॉइड करेंगे। सिर से बता रही है कि वो प्रिंसेस को क्यों मारना चाहती है। ये कुछ सुसाइड स्क्वाड मूवी जैसे लग रहा है, जहां विलन का आइडिया मिसअंडरस्टूड था। जैसे स्टारो को अमांडा वॉलर ने विलन बताया था, जबकि असली विलन तो यूएस गवर्नमेंट और अमांडा वॉलर खुद थी। लग रहा है कि इस सीरीज में भी ऐसे ट्विस्ट्स होंगे, स्पेशली सर्सी कैरेक्टर के साथ। तो आज हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सारे एपिसोड्स मिल सकें। इस एपिसोड का टाइटल था चीयर्स टू द टिन मैन, जो एक रेफरेंस है जीआई रोबोट से। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जीआई रोबोट बना था तब उनके स्क्वाड ने उसे टिन मैन बुलाया था। और ये रेफरेंस विजर्ड ऑफ ऑज के टिन मैन से भी है, जो 1930s में फिल्म बना था। द विजर्ड ऑफ ऑज की कहानी 1939 में जूडी गार्लैंड वाली मूवी से काफी फेमस हुई थी। इसीलिए अवेंजर्स मूवी में स्टीव रॉजर्स को जब ये रेफरेंस समझ आता है तो ये भी उसी मूवी का इफेक्ट था। एपिसोड का मेन प्लॉट जीआई रोबोट की बैक स्टोरी पर फोकस करता है, जैसे एपिसोड 2 में ब्राइड की बैक स्टोरी थी। लगता है हर एपिसोड में ऐसे ही बैक स्टोरी दिखाई जाएंगी। अगला एपिसोड वीजल की बैक स्टोरी पर होगा, जिसमें और बड़े कैमियो सीन्स भी होंगे। कुछ कैमियो सीन्स जो आपने देखे हैं वो काफी इजीली पहचाने जाने वाले हैं। ज्यादातर जेम्स गन के लॉन्ग टाइम एक्टर्स हैं जो मार्वल यूनिवर्स या फिर उनकी और मूवीज में आए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनकी नॉन मार्वल मूवीज में भी हमेशा अपीयर करते हैं। एपिसोड की ओपनिंग में रिक फ्लैग सबको कासल फ्रैंकेनस्टाइन ले जाता है ताकि वो सिर्सी से ब्राइड और नीना को बचा सके। इस दौरान जीआई रोबोट को वर्ल्ड वॉर 2 के फ्लैशबैक्स आते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जीआई रोबोट किस तरह से आर्गस में आया था और अमांडा वॉलर का कैप्टिव बना। पहला फ्लैशबैक वर्ल्ड वॉर 2 का है, जहां जीआई रोबोट का हेलमेट पे नंबर 2 है, जो ये बताता है कि ये जीआई रोबोट का दूसरा वर्जन है। जीआई रोबोट एक फाइटिंग रोबोट है जो नाजी को मारने के लिए डिजाइन किया गया था। ये कोई ह्यूमन का सोल या कॉन्शियसनेस नहीं है, बस एक एडवांस्ड एआई है जो ज्यादा विजन की तरह लगता है। वो रोबोट को टिन मैन बुलाते हैं क्योंकि वो एक रोबोट है। वर्ल्ड वॉर 2 के इजी कंपनी में जीआई रोबोट के साथ एक ईस्टर एग है जो डैनियल क्रेग को लीड रोल में दिखाने की पॉसिबिलिटी को हिंट करता है। जी हाँ, डैनियल क्रेग को सार्जेंट रॉक के रोल में कास्ट किया गया है, जो इस फ्लैशबैक में जीआई रोबोट का कमांडिंग ऑफिसर था। डैनियल क्रेग की कास्टिंग थोड़ी अजीब लग सकती है क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड पीस होगा। मुझे लगता है कि इस फिल्म में जीआई रोबोट के लाइव एक्शन वर्जन को भी देखेंगे। मूवी का वाइब कुछ वंडर वुमन मूवी जैसे हो सकता है जो वर्ल्ड वॉर 1 में सेट थी। वर्ल्ड वॉर 2 के डीसी यूनिवर्स में सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स और मेटा ह्यूमंस का भी ट्विस्ट हो सकता है। जीआई रोबोट की बैक स्टोरी में एक सीन दिखाया जाता है जहां वो नाजी सोल्जर्स को मार डालता है। वो एक प्रिमिटिव एआई जैसे सोचता है, जैसे एक रोबोट सिर्फ सिंबल्स और टारगेट्स के थ्रू सब कुछ समझता है। ये दिखाता है कि वो कैसे एक मशीन की तरह काम करता है जो बस अपना टास्क कंप्लीट करता है और उसके लिए कोई इमोशनल एस्पेक्ट नहीं होता। और फिर एक और सुपर मेटा ईस्टर एग है इंट्रो सीन में। ये नॉर्मल लगता है क्योंकि जेम्स गन को अपनी सीरीज में कैमियो देना था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वो स्क्रिप्ट जो वो लिख रहा होता है वो सर्सी के सीन का ड्राफ्ट लगता है। इसका मतलब है कि जेम्स गन ने एपिसोड 3 के लिए सर्सी सीन्स लिखे हैं। जब कैरेक्टर्स अपने एपिसोड के एक्चुअल राइटर का जिक्र करते हैं या उनके काम को रेफरेंस करते हैं तो ये 5th वॉल ब्रेक होता है, जो 4th वॉल ब्रेक से एक कदम आगे है। मार्वल के शी हल्क टीवी सीरीज का एक और एग्जाम्पल है, जहां शी हल्क ने डिज्नी प्लस प्लेटफॉर्म से अपने शो के अंदर जंप करके रियल लाइफ मार्वल राइटर्स को एड्रेस किया था। वो केविन फाइगे वाले रोबोट सीन्स भी इसी का हिस्सा थे। ये सिर्फ 4th वॉल ब्रेक नहीं बल्कि 5th वॉल ब्रेक था। लेकिन ये सब क्लूज हैं जो ये बताते हैं कि सर्सी असली विलन नहीं है इस सीरीज की। जब सर्सी ने नीना को पानी वाले टब में डाला था, उसने एक्चुअली टाइम लिया था पानी भरने और नीना को डालने में। अगर वो चाहती तो नीना या ब्राइड को तुरंत मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ब्राइड के पास एनहांस्ड एट्रीब्यूट्स हैं जो विक्टर फॉन फ्रैंकेनस्टाइन ने उसे वापस जिंदा करने के बाद दिए थे, लेकिन वो बिल्कुल भी अनकिलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि सर्सी सच बोल रही है और असल में प्रिंसेस को मारकर दुनिया को बचाना चाहती है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन जहां जीआई रोबोट ने पूरे टब, पानी और नीना को एक साथ उठाकर कार में डाल दिया। जीआई रोबोट का एक और फ्लैशबैक दिखाया गया है जहां 1960s में नेशनल टेलीविजन पर जीआई रोबोट को हाइप करने का प्लान था। वर्ल्ड वॉर 2 के 20 साल बाद उसे एक डॉक्टर के पास दिखाया गया जिसका नाम विलियम मैग्नस था। मैग्नस ने कॉमिक्स में मेटल मैन बनाए थे और जीआई रोबोट को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करना चाहता था। एलन टूडिक, जो इस सीरीज में डॉक्टर फॉस्फोरस और क्ले फेस का वॉइस दे रहे हैं, जीआई रोबोट को भी वॉइस दे रहे हैं। एलन टूडिक डीसी यूनिवर्स में 10 अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करेंगे और वो अपकमिंग डेविड कॉरेंसवेट सुपरमैन मूवी में भी नजर आएंगे। फ्लैशबैक में जीआई रोबोट क्राउड को स्कैन करता है और अपनी डाउनफॉल की फोरशैडोइंग देखता है।
मैग्नस जनरल से बात करता है और बताता है कि जीआई रोबोट का ब्रेन एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। ये सवाल भी उठता है कि क्या जीआई रोबोट कॉन्शियस है या नहीं। फ्लैशबैक सीन्स मॉडर्न एआई के इम्परफेक्शंस पर भी कमेंट करते हैं। जीआई रोबोट जब अपने फॉर्मर इजी कंपनी कॉमरेड्स का जिक्र करता है तो ये हिंट करता है कि उसके पास एक बेस लेवल की कॉन्शियसनेस है। मुझे लगता है जीआई रोबोट का आर्क यही होगा, जिसमें वो धीरे धीरे सेल्फ अवेयर होगा और अपने आप को रिडीम करेगा। 1960s में विलियम मैग्नस ने मेटल मैन क्रिएट किए थे। एक सीन में मैग्नस की बोर्ड पर मेटल मैन का पहला स्कीमेटिक डिजाइन दिखाया गया है। प्रेजेंट डे स्टोरी में सर्सी प्रिंसेस को मारने के लिए थिमिसाइरा के सन्स को भेजती है। एक डिटेल में उनमें से एक नॉर्मल बाइसिकल हेलमेट पहने हुए दिखता है, जो थोड़ा फनी लगता है क्योंकि वो बैटल हेलमेट नहीं है। सिर से बस उन्हें कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि वो प्रिंसेस तक पहुंच सके। प्रिंसेस अपने रूम में जाकर गन लाती है और कुछ अटैकर्स को मार देती है, लेकिन सर्सी उसे आसानी से कैप्चर कर लेती है। ये सीन विलन्स को एक डैमसेल इन डिस्ट्रेस के रूप में दिखाता है जो बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये एक मिसडायरेक्ट लगता है जिसमें ये आइडिया दिया जा रहा है कि सर्सी विलन नहीं है। एपिसोड के टीजर में ये फोरशैडो किया गया था कि प्रिंसेस को न मारने का इम्प्लीकेशन सभी को डूम कर सकता है। आगे के सीन्स में जीआई रोबोट की जर्नी दिखाई गई है 2000s या 2010s में, जब उसे कई मिलिट्री लैब्स के बीच घुमाया गया। मैग्नस के एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसे बेकार समझकर एक पॉन शॉप में बेच दिया गया। जीआई रोबोट इवेंचुअली एक कलेक्टर के हाथ में चला जाता है। कैमियो सीन में जो वॉइस सुनाई देती है वो काफी आइडेंटिफाइबल है। नया बायर जो जीआई रोबोट को खरीदता है वो माइकल रूकर है, जो जेम्स गन का लॉन्ग टाइम कोलैबोरेटर रहा है। आप सभी को माइकल रूकर याद होगा एज योंडू फ्रॉम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज, लेकिन वो जेम्स गन की काफी नॉन मार्वल मूवीज में भी दिखे हैं। अगर हम डीसी यूनिवर्स की बात करें तो इस एपिसोड में काफी सुसाइड स्क्वाड ईस्टर एग्स हैं। माइकल रूकर ने अपनी सुसाइड स्क्वाड मूवी में सवांट का रोल भी प्ले किया था, जो काफी रीसेंट है। तो वो जीआई रोबोट को अपने घर ले जाता है जहां उसके पास काफी सारे पेट कैट्स हैं। ये भी एक जोक हो सकता है जेम्स गन की रियल लाइफ के बारे में, क्योंकि वो अपने घर में हमेशा बहुत सारे पेट्स रखता है। ये जो उसकी इंट्रो है वो काफी रिलैक्स और चिल तरीके से दिखाई गई है, जैसे एक नॉर्मल बंदा अपनी मंडेन लाइफ जीता हो। सब कुछ नॉर्मल लगता है एक बिल्कुल अमेजिंग और अनकॉमन एग्जिस्टेंस तक, जब तक धीरे धीरे रिवील नहीं होता कि वो एक्चुअली एक व्हाइट नेशनलिस्ट है, एक नियो नाजी। आपको पता चलता है कि उसकी मिलिट्री कलेक्शन में कन्फेडरेट वॉर गियर और जापानीज फ्लैग्स हैं, जो जर्मनी के एलाइज थे वर्ल्ड वॉर 2 में। ये सब वो चीजें हैं जो आप किसी के कलेक्शन में नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें क्वेश्चनेबल हैं। आपको यहाँ मेटाफोरिकल और लिटरल रेड फ्लैग्स दिखाई जाते हैं। जब वो लोग एक रियल लाइफ वॉर मूवी देख रहे होते हैं तो वो सीन द डर्टी डजन से क्रॉप्ड किया गया लगता है। ये बड़ा सुसाइड स्क्वाड ईस्टर एग है, क्योंकि द डर्टी डजन मूवी ने सुसाइड स्क्वाड कॉमिक्स की क्रिएशन को इंस्पायर किया था। शायद जेम्स गन ने सुसाइड स्क्वाड मूवी भी बनाई थी, जिसमें माइकल रूकर का कैमियो भी था, और वो सुसाइड स्क्वाड मूवी का एक बड़ा हिस्सा था। ये सब थोड़ा मेटा हो जाता है ईस्टर एग्स के साथ। जब वो बायर जीआई रोबोट को कोट और हैट पहनाता है तो वो इसलिए कर रहा है ताकि उसका आइडेंटिटी हिडन रहे और लोग उसे नोटिस न करें जब वो बाहर निकले। वो दोनों नियो नाजी मीटिंग में जाते हैं, जहां उनका ओनर सोचता है कि जीआई रोबोट उनकी हेल्प कर सकता है, शायद किसी बड़े अटैक के लिए या कुछ ऐसे प्लान में, बस क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल रोबोट है। लेकिन फिर सब कुछ जल्दी ही बदल जाता है, क्योंकि जीआई रोबोट को मारने की ऑब्सेशन होती है और वो सभी नियो नाजीज को देखकर रियलाइज करता है कि वो किस टाइप के लोग हैं। वो उनको मारने के लिए लूज कर जाता है जब वो फ्लैग रिवील होता है। यह मोमेंट उसकी इंसैनिटी को दिखाता है। यह सीन हब सिटी में होता है, जो ब्लू बीटल कॉमिक्स का हिस्सा है। यह भी एक ईस्टर एग है द क्वेश्चन कैरेक्टर का, जो यह जगह का ओरिजिन है। मुझे यह भी बहुत पसंद आया कि जब जीआई रोबोट अपना किलिंग स्प्री स्टार्ट करता है तो प्रेजेंट डे और पास्ट के बीच ट्रांजिशंस हो रहे हैं, जहां वो पास्ट में लोगों को मार रहा होता है और फ्यूचर में रिक फ्लैग और प्रेजेंट डे के सीन्स दिख रहे होते हैं। रिक फ्लैग और प्रेजेंट डे कैरेक्टर्स ये कह रहे होते हैं कि सन्स ऑफ थेमिसीरा भी आ गए हैं, ताकि जीआई रोबोट को एक ओपन इनवाइट मिल सके अपनी किलिंग स्प्री को कंप्लीट करने का। मैग्नस ने जीआई रोबोट को कुछ एनहांस्ड एबिलिटीज भी दिए हैं, जिसे रिपल्सर बोलते हैं, जिससे वो फ्लाई कर सकता है। आपको यह भी पता चलता है कि मैसेकर के बाद वो अरेस्ट हो जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। उन्होंने डिसाइड किया कि जीआई रोबोट को सेंटिएंट माना जाएगा और उसे पर्सन समझकर उसे ट्रायल पर रखा जाएगा उसके एक्शंस के लिए। इसीलिए वो बेल रेड प्रिजन में फंस गया। जब जीआई रोबोट को जेल में डाला जाता है तो आपको डीसी के कुछ और बड़े कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। पहला कैरेक्टर जो दिखाई देता है वो एनिमल वेजिटेबल मिनरल मैन है, जिसे हम डूम पेट्रोल एपिसोड्स में देख चुके हैं। सेल के फार लेफ्ट साइड पे जो दिख रहा है वो शैगी मैन है, जो पुराने जस्टिस लीग कॉमिक्स का कैरेक्टर है। उसका हीलिंग फैक्टर सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल है और वो प्रैक्टिकली इंडिस्ट्रक्टिबल है। उसके बाद जो कैरेक्टर दिखता है वो फिशरमैन है, जो एक्वामैन कॉमिक्स का विलन है और फिशिंग थीम्ड गियर का यूज करके सुपर हीरो बनाता है। और जो कैरेक्टर फार राइट पर दिख रहा है वो क्रिम्सन सेंटीपीड है,
इसका नाम और अपीयरेंस आपको सीधा हिंट देता है कि वो वंडर वुमन कॉमिक्स का पार्ट है। इसकी एबिलिटीज मोस्टली फेरोमोन्स के अराउंड होती हैं, जो वो बैटल में यूज करता है, और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी एनहांस्ड होती है। ये सारे कैरेक्टर्स डीसी यूनिवर्स के काफी इंटरेस्टिंग विलन्स हैं, जो जीआई रोबोट के साथ लॉकअप में है। वो वहां पूरी तरह से रॉट होता है और ईयर्स तक जेल में रहता है, जब तक एपिसोड 1 के इवेंट्स नहीं होते। प्रेजेंट डे में सर्सी जीआई रोबोट को तोड़कर अलग अलग टुकड़ों में बांट देती है, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसे वापस असेंबल किया जा सकता है। प्रिंसेस थोड़ी देर के लिए अनसोन्स को मार देती है, जब तक सिरसे वहां नहीं आ जाती। आप नोटिस करेंगे कि सर्सी को कोई फर्क नहीं पड़ता अनसोन्स के मरने से, क्योंकि उसका सिर्फ एक गोल है, प्रिंसेस को मारना। ट्विस्ट ये है कि ये एक अच्छी चीज है और हमें सर्सी के एफर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो अपना रीजन अभी तक एक्सप्लेन नहीं करती। वीजल का फर्स्ट टाइम दिखना था जब वो किसी को एक्चुअली बाइट करता है, क्योंकि सुसाइड स्क्वाड मूवी में वो फाइट नहीं करता था, लेकिन ये सीन दिखाता है कि वो कितना विशियस हो सकता है। वो लिटरली अनसन्स को रिप्स अपार्ट कर देता है। डॉक्टर फॉस्फोरस जोक बनाता है बारबेक्यू का, और फिर अपनी रेडिएशन पावर्स से सर्सी के फेस को रोस्ट करने लगता है। वो कहने लगता है, इट डेफिनेटली टेस्ट्स लाइक बर्निंग। सिरसे टेक्निकली एक इमॉर्टल सॉर्सरेस है, तो वो मैजिक के थ्रू अपने डैमेज को हील कर सकती है बहुत आसानी से। अगर नॉर्मल इंसान को इतनी रेडिएशन मिलती तो उनकी लाइफ के बहुत सारे ईयर्स कम हो जाते, लेकिन सर्सी को फर्क नहीं पड़ता। रिक फ्लैग थोड़ा डिस्गस्टेड होता है उनके विशियसनेस से, लेकिन ब्राइड बोलती है, आपने मॉन्स्टर्स चाहा था, द मॉन्स्टर्स एंड देयर ट्रू नेचर। आपको मॉन्स्टर्स मिल गए, क्योंकि वो बिल्कुल लिटरली मॉन्स्टर्स हैं। तो जब वो मॉन्स्टर्स बिहेवियर दिखाएंगे तब हैरान मत हो जाना। नीना जो है वो ग्रुप में से एक ही ऐसी है जो किसी के बारे में एक्चुअली वरीड है। वो जीआई रोबोट के बारे में वरी करती है, जिसका हेड अभी भी ऑपरेशनल है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिक्र मत करो, वो रिपेयर हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि अगले एपिसोड में वो लोग वापस आर्गस जा रहे हैं। जीआई रोबोट को परमिशन नहीं मिली है, तो उसके साथ कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा शायद। सिरसे तब रिवील करती है कि उन्होंने गलती की है, क्योंकि अब दुनिया खतरे में है, क्योंकि वो प्रिंसेस को मार नहीं पाई, बिना ये बताए कि क्यों। ये ऑब्वियसली अगले एपिसोड के लिए छोड़ा गया है, और हम सबको क्यूरियोसिटी है कि वो क्यों करना चाहती थी। एपिसोड के एंड क्रेडिट्स में पुराने सीन्स को दिखाया गया है, जो पहले एपिसोड में दिखाई गई थी। एपिसोड 4 जो अगले वीक आएगा, लगता है कि वो मोस्टली वीजल के बैक स्टोरी को दिखाएगा। मुझे लगता है कि ये रिवील होगा कि वीजल ने वैसे किड्स को मारा नहीं था, उसको किसी और ने फ्रेम किया था, जो उसका लॉयर था। और ये लॉयर का आवाज जो आपको सुनाई देती है, वो लिंडा कार्डेलिनी जैसे लगती है, जो हॉकाई की वाइफ का रोल कर रही थी एमसीयू में, और एजेंट 13 यानी मॉकिंगबर्ड थी। पर असली वजह लिंडा कार्डेलिनी का गेस्ट स्टार होना ये है कि जेम्स गन ने क्रीचर कमांडोज बनाई है, और सबको याद होगा कि वो स्कूबी डू में वेल्मा का रोल कर चुकी थी। स्कूबी डू तो उनका पहला बिग ब्रेक था हॉलीवुड में, लेकिन उस टाइम वो मूवीज को बस लिखते थे, डायरेक्ट नहीं करते थे। जेम्स गन की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और मार्वल के एक्टर्स से एक बड़ा कनेक्शन है। वो अपने मार्वल के एक्टर्स को डीसी प्रोजेक्ट्स में लेकर आते हैं, जैसे जीआई रोबोट की वॉइस उसके भाई शॉन गन ने दी है, जो लोग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में क्रागलिन के रूप में याद करते हैं। शॉन गन ने रॉकेट रैकून के लिए स्टैंड इन भी किया था सेट पर, क्योंकि ब्रैडली कूपर सिर्फ उसकी वॉइस दे रहा था। इस एपिसोड में शॉन गन को बहुत कम सीन्स मिलते हैं, लेकिन वो वीजल की वॉइस भी दे रहे हैं, जो सुसाइड स्क्वाड में भी उन्होंने की थी। डीसी यूनिवर्स में वीजल ज्यादा बात नहीं करता, बस स्क्वीक्स और ग्रंट्स करता है। आप नोटिस करेंगे कि सिरसी अमांडा वॉलर को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने गलती की है और अब प्रिंसेस को मारना कितना जरूरी हो गया है। और इस सीन में आपको सुपरमैन के डेविड कॉरेंस्वेट कैमियो सीन्स भी मिलते हैं। मुझे लगता है कि वंडर वुमन भी बैकग्राउंड में दिखाई गई है इस सीन में, लेकिन जेम्स गन ने अभी तक वंडर वुमन के न्यू कास्टिंग का अनाउंसमेंट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अगले एपिसोड में काफी बिग जस्टिस लीग और सुपरमैन कैमियोस होने वाले हैं। तो आपको मेरा चैनल अलर्ट के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। अगर आपने इस एपिसोड में कोई ईस्टर एग्स या रेफरेंसेस नोटिस किए हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए, तो नीचे कमेंट्स में लिख देना। इस वीक का एक और इम्पोर्टेंट रिमाइंडर ये है कि क्रेवन मूवी आई है मार्वल से। क्रेवन टाइम आ गया है। मैंने इस पर रिव्यू भी किया है। मुझे ये मूवी अच्छी नहीं लगी, और ये खबर आपको जाननी चाहिए। बहुत शुक्रिया देखने के लिए, और अगले एपिसोड में मिलते हैं।